मैं उस दिन उस कमरे से आने वाली अजीबोगरीब आवाज़ों को सुनकर डर गई थी, क्योंकि उस कमरे की दीवार और मेरे कमरे की दीवार एक ही थी। अब मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि मैंने वहां जाने का इरादा कर लिया, जबकि जैसी आवाज़ें मैंने सुनी थी, उसके बाद वहां जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। पर ना जाने क्यों, मैं यह बेवकूफ़ी करने को तैयार थी। मेरा नाम महिमा है। मैं अपने खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी, पर मेरी किस्मत में जो लिखा था, वह सुनकर कोई भी डर जाता। मेरी शादी मेरे माँ बाप ने एक अमीर आदमी से करवाई, जिसका कपड़ों का कारोबार था। शक्ल और सूरत का भी अच्छा था, और उसके घर में सिवाय उसके और कोई भी नहीं था। सब कहते थे कि मेरे नसीब खुल गए हैं, जबकि मेरे नसीब खुले नहीं बल्कि बर्बाद हो गए थे, क्योंकि उस इंसान को बिना वजह ही औरत पर हाथ उठाने का शौक था। जैसे खाना पीना, शॉपिंग जाना, बाहर जाना, टीवी देखना एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा होता है, ऐसे ही अपनी पत्नी पर हाथ उठाना उसकी रूटीन का हिस्सा था। जब यह पहले दिन मेरे साथ हुआ, मुझे पता नहीं था कि अब यह सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, मेरी शादी को 8 महीने हो चुके थे, मेरा मायका खत्म हो चुका था, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। रोज मेरा पति मुझ पर हाथ उठाता, मुझे तकलीफ में छोड़कर अपने कामों में बिजी हो जाता। मैं रोती रहती, मेरी चीखें सुनने वाला मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई थी। भला यह भी कोई जिंदगी थी? जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कई सालों की जिंदगी गुजार ली थी। उस व्यक्ति से कोई भी बात करती तो उसका जवाब ऐसा होता जैसे कि यह इस दुनिया का सबसे अच्छा पति है। शायद उसे यही नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। इस विषय पर बात ही नहीं करता था। मैं उसे साफ और सीधे शब्दों में कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, तो वह कहता, आज हम कहीं बाहर जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूं, तुम बताओ। अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है तो वहां भी चलेंगे। मैं चिल्लाती, मनीष मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूं। अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो इतनी खुशकिस्मत हो, मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूं। भला और कोई अपनी पत्नी की इतनी हिफाजत करता है कि जो मैं कर रहा हूं। मैं इस जिंदगी से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी के साथ कई साल इस आदमी के साथ बर्बाद कर दिए थे। उसके बाद आखिर मैं यह खुद ही इस दुनिया से चला गया और मैं अकेली रह गई। लेकिन बाद में पता चला कि उसकी जायदाद संभालने वाले बहुत लोग थे। उसके भाई और कुछ रिश्तेदार भी थे जिनका हिस्सा था। मुझे लगता था कि सब कुछ मुझे मिल जाएगा। इतना कुछ कहने सुनने के बाद मेरा इतना हक बनता था। लेकिन वह लोग इतने बुरे भी नहीं थे। उन लोगों ने मेरा छोटा सा हिस्सा तय कर दिया और कहा कि हर महीने तुम्हें कुछ पैसे मिलते रहेंगे और तुम्हारे सारे खर्चे भी हम लोग ही उठाएंगे, क्योंकि हम अपने भाई को जानते थे। तुमने उसके साथ वक्त गुजारा है, तुम्हारा हिस्सा बनता है। अगर तू उसकी औलाद की मां बनने वाली होती तो फिर हम तुम्हें और भी हिस्सा देते। मैं उसकी औलाद की मां बनने वाली थी, लेकिन उसने मुझ पर रोज हाथ उठाया कि वह औलाद भी इस दुनिया में आने से पहले ही जा चुकी थी। लेकिन मैं उसके घर में नहीं रह सकती थी, क्योंकि उसका घर तो बहुत बड़ा था और वह लोग मेरे लिए इस घर को कभी भी ना छोड़ते। इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि मैं किराए पर घर ले लूं और किराया भी वही लोग दिया करेंगे। मुझे एक घर मिल गया था। यह पठानकोट का इलाका था। मुझे छत पर एक फ्लैट मिल गया जो कि बहुत ही छोटा था, लेकिन मैं अकेली थी, इसीलिए मुझे यह जगह पसंद आ गई और मैं यहीं पर रहने लगी। इस जगह के साथ एक मसाज सेंटर भी बना हुआ था। मुझे लगा कि शायद मुझे वहां पर जाकर बात करनी चाहिए कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। उन्होंने बाहर इश्तहार भी लगाया हुआ था और यहाँ पर सिर्फ औरतें ही काम करती थी, इसलिए मुझे अपने लिए यह जगह सही लग रही थी। इसलिए मैं भी गई और मुझसे पूछा गया था कि मुझे क्या आता है। मैंने कहा कि कोई भी काम कर लूंगी, सफाई वगैरह भी कर लिया करूंगी, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ पैसे कमाना चाहती थी। लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया और एक ही कमरे से वापस भेज दिया। मेरी जिंदगी में एक ही दोस्त थी जो विदेश में रहती थी, कभी कभी उससे बात हो जाती। मैंने उससे कहा कि ऐसा हुआ है। उसने कहा जब तुम्हें पैसे मिल रहे हैं तो काम करने की क्या जरूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने भी कहा कि हाँ, लेकिन अगर उन लोगों ने कभी मुझे खर्चा देना बंद कर दिया तो। मेरी दोस्त ने कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे।
तुम उनके स्वर्गवासी भाई की विधवा हो, तुम्हारा हक बनता है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर तुम उनके ऊपर केस कर देना, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे पति ने जितने सदमे दिए थे वह अभी भी मुझे ख्वाबों में आते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वह जो मेरे साथ जिंदगी में करता रहा है वह ख्वाब में भी मेरे साथ वही सब कर रहा था, मुझे तकलीफ दे रहा था, मुझ पर हाथ उठाता। सब कुछ रूटीन पर चल रहा था, जब अचानक से ही कुछ अजीब होने लगा, और इसके बारे में मैं जानकर हैरान रह गई, क्योंकि एक रात में अपने कमरे में सो रही थी जब मैंने कुछ अजीब सुना। मैं उस आवाज़ को सुनते ही पहचान गई थी, मुझे इस घर में आए हुए यह दूसरा हफ्ता था। मैं उठ बैठी और आवाज़ पर गौर करने लगी। मुझे यह जानने में कुछ ही पल लगे थे कि यह आवाज़ उसी मसाज सेंटर से आ रही थी, पर इस वक्त वहाँ कौन हो सकता था। कुछ देर तक मैं वह आवाज़ सुनती रही, और फिर वह आवाज़ आना बंद हो गई। मैं सो गई, पर इस बात को नहीं भूली थी कि यह आवाज़ें किसी औरत की थी जो दर्द से चिल्ला रही थी, रो रही थी, और वह भी बहुत बुरी तरह से। ऐसी आवाज़ को भला कौन नज़रअंदाज कर सकता है, या फिर शायद मैं ऐसा सोचती थी। सुबह देखा तो उनके बोर्ड पर लिखा था 24 घंटे सर्विस दी जाती है। यह बात भी तो काफ़ी अजीब थी। एक मसाज सेंटर जहां पर 24 घंटे सर्विस दी जाती है, 24 घंटे का मतलब कि रात को भी। लेकिन शायद यह बात भी इतनी भी बुरी नहीं थी, क्योंकि लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर आवाज़ आखिर किसकी थी? वहां पर ऐसा भी क्या था कि रोने धोने की आवाज़ें आती? मैं वहां पर काम की तलाश में चली गई थी। वैसे वहां पर जाने की मेरी औकात नहीं थी, क्योंकि उनके रेट बहुत ज़्यादा थे, और मैं बहाना करके भी वहां नहीं जा सकती थी कि मैं अपना शक दूर करने के लिए सब कुछ करूं। मुझे लगा कि शायद मेरा ही वहम है, और मैंने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। इस दौरान मेरी जिंदगी में एक और तूफान आ चुका था जिससे मुझे लड़ना था, और वह यह कि मेरे पति के रिश्तेदारों ने मेरे पैसे बिल्कुल ही आधे कर दिए थे। वह मुझे कहने लगे कि तुम अकेली हो, तुमने इतने सारे पैसों का क्या करना है, जबकि उनको पता था कि मैं रहती भी किराए के घर में थी, और अगर मैं अकेली औरत भी थी तो तब भी घर में 1000 चीजें होती है जिनके बगैर आप घर नहीं चला सकते। जाहिर है उन लोगों को मुझसे क्या लेना देना था। उनका भाई इस दुनिया से चला गया, और वह अपने भाई को भी अच्छा नहीं समझते थे, वह भी अच्छा इंसान नहीं था, तो फिर मैं तो उनके लिए खामखा सिर्फ एक बड़ी हुई सदस्य थी। और यह बात भी अपनी जगह थी कि मेरे पास उनके भाई की कोई निशानी नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, मेरी उम्र भी सिर्फ 30 साल ही हुई थी। सब कहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन उनका कहना था कि अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो फिर हम तुम्हें 1 रुपया देने के जिम्मेदार नहीं होंगे। उनकी बात भी जायज़ थी, फिर आखिर वह मुझे किस हक से पैसे भेजा करते? मैंने उन लोगों की बात सुनकर और कहा कि मेरे साथ ऐसा ना करें। उन लोगों ने इस बात को यहीं पर खत्म कर दिया, लेकिन अगले महीने जब पैसे आए तो वह बहुत ही ज़्यादा कम थे। उसका मतलब कि वह इस बात पर राजी हुए थे कि जो हमारा दिल करेगा हम भेज देंगे, और तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान थी, जबकि आज रात फिर से मुझे वह आवाज़ आई। दरअसल मुझे आवाज़ अपनी आवाज़ जैसी लगती थी। मैं भी इसी तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया करती थी, पर कोई भी मेरी मदद करने को नहीं आता था। इस दौरान मेरे नीचे वाली फ्लैट में जो औरत रहती थी उसके साथ में थोड़ी सी बातचीत हुई। उसका पति मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन उसके घर में हर चीज़ थी। मैं हैरान थी कि इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं। मैं 2 दफ़ा उसके घर जा चुकी थी, और उसके घर में चीज़ों को देखकर हैरान होती थी। मैं जाती तो वह दिल खोलकर मेरे लिए अच्छी अच्छी खाने पीने की चीज़ें बनाती रहती। उसके घर से जब भी कोई चीज़ ऊपर आती तो वह कोई अच्छी और बाहर की चीज़ ही होती थी। उसके घर में शायद भोजन बनता ही नहीं था, और मैं अकेली जान अपने लिए क्या बनाती? एक दिन सब्जी बनाती, 4 दिन तक उसी को खा लिया करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि ऊपर वाला तुम्हारे पति का रोजगार बढ़ाए, तुम्हारा पति तो मेहनत करता है, पर तुम्हारे घर के हालात बहुत अच्छे हैं। उसने कहा कि मेरे घर के हालात मेरे पति की वजह से अच्छे नहीं है, सब मैं करती हूँ। मैंने कहा कि क्या तुम कोई नौकरी करती हो? उसने कहा कि नहीं, मैं तो कोई नौकरी नहीं करती। मैंने कहा तो फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? उसने कहा कि देखो, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ कि मैं कोई नौकरी नहीं करती।
मेरे पास पैसे आ जाते हैं, और अगर तुमको पैसों की जरूरत हो तो तुम भी यह काम कर सकती हो। मैंने कहा कि कौन सा काम? उसने कहा कि मसाज सेंटर के बारे में जानती हो, जो नीचे बना हुआ है। मैंने कहा कि हाँ जानती हूँ। उसने कहा कि बस वहीं से मुझे पैसे आते। मैंने कहा कि क्या तुम वहाँ काम करती हो? क्योंकि मैं भी वहाँ पर काम करने गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई नौकरी नहीं मिली। उसने कहा कि मैं काम नहीं करती हूँ, लेकिन मैं बहुत बहादुर हूँ, इसी बात के पैसे मिलते हैं। उसकी यह बात मुझे समझ नहीं आई कि वह बहादुर है तो उसको पैसे क्यों मिलते हैं। उसने मसाज सेंटर वालों का जिक्र ही क्यों किया। जब मैंने अच्छे से पूछा तो उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मुझे माफ कर देना, लेकिन आजकल की दुनिया में अपना हक छीनना पड़ता है, और मैं अपना हक छीन लेती हूँ, यही होता है। या तो अच्छे तरीके से या फिर बुरे तरीके से। मेरे पति को भी इस बारे में पता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। मेरी जान को खतरा भी हो सकता है, मेरे लिए कोई बड़ा मसला बन सकता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। मेरे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, और मेरा पति उनकी पढ़ाई के खिलाफ है, क्योंकि वह कहता है कि पढ़ाई में बहुत खर्चे होते हैं। उसका कहना है कि अगर तुम खुद उनके खर्चे उठाने को तैयार हो तो इन्हें स्कूल भेज दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हारा पति तो बड़ा अजीब है। उसने कहा कि सारे मर्द ही ऐसे होते हैं, औरतों को अकल होनी चाहिए, वह तो अपने घर को संभाल लेती है। तुम भी अपनी अकल इस्तेमाल करो। मैं तुमको साफ साफ बता नहीं सकती, लेकिन समझदार को इशारा ही काफी होता है। उस औरत का नाम सीता था। यह वैसे तो बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन आज उसने मुझे जिस तरह से यह बात बताई, मुझे हैरानी में डाल दिया। वह हमेशा यही कहा करती थी, जब मुझे बात की समझ नहीं आती तो मैं किसी नतीजे पर कैसे पहुंचती। मैंने कहा कि ठीक है, तुम जो भी कर रही हो करो, भगवान तुम्हारी मदद करें और तुम्हारी हिफाजत करें, क्योंकि तुम यह सब अपने बच्चों के लिए कर रही हो। एक दिन मैं अपने घर से सब्जी लेने के लिए बाहर जा रही थी, जब मैंने एक लड़की को उस मसाज सेंटर से निकलते हुए देखा। यह सुबह सुबह का वक्त था, गर्मी बहुत होती तो मैं सुबह सुबह ही चली जाया करती थी। उन्होंने लिखा हुआ था कि 24 घंटे सर्विस है, इसीलिए इस वक्त यहाँ से इस लड़की का निकलना कोई इतनी ज्यादा अजीब बात नहीं थी। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान इस बात पर हुई कि वह बहुत ज्यादा अजीब तरीके से चल रही थी। उस लड़की की उम्र शायद 19 या 20 साल होगी। उसके साथ एक औरत भी थी, जो उसकी माँ या बहन तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था, और उसने थर्मस भी उठा रखा था, और उस लड़की की चाल बहुत ज्यादा अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा तकलीफ में है। वह मेरे पास से गुजरी तो मुझे उसके पास अजीब तरह की बदबू आई, जिसको मैं पहचान नहीं सकी। यह बदबू पहले सूंघी तो हुई थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था कि यह बदबू किस चीज की है। मुझे लग रहा था कि यह कोई ऐसी चीज है जिसके साथ मेरा संबंध है। मैं उसे पहचान जाती, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि यह बदबू जानी पहचानी लग रही थी, मुझे किसी जगह की याद दिला रही थी। पर मैं भूल गई, वह लड़की वहां से चली गई। मुझे ऐसा लगा यह उनकी ही आवाज होगी, पर शायद ऐसा नहीं था, क्योंकि रोज मुझे वहां से आवाजें आती थी, लेकिन रोज एक ही औरत की आवाज नहीं आती थी, बल्कि अलग अलग औरतों की आवाजें आती थी। कभी कभी ऐसा होता कि 2-4 दिन तक कोई भी आवाज नहीं आती थी, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज्यादा आवाजें आया करती थी। एक दिन मैं बहाने से अपने घर से निकली और उस मसाज सेंटर के आसपास ही फिरने लगी। मैं देखना चाहती थी कि यहाँ कितने लोग जाते हैं और किस किस्म के लोग जाते हैं। यहाँ लिखा था कि सिर्फ औरत ही अंदर जा सकती है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक मर्द को भी अंदर जाते हुए देखा, जो किसी औरत के साथ आया था। वह शक्ल से ना तो किसी का पति लग रहा था और ना ही भाई। वह इस तरह का लग रहा था जैसे कोई बिगड़ा हुआ लड़का है, जिसका काम पूरा दिन मोहल्ले में खड़े होकर लड़कियों को देखना होता है। मैंने एक दिन नीचे वाली सीता से पूछा कि क्या तुम्हें भी चीख की आवाज आती है, तो इस बात पर वह जोर जोर से हंसने लगी। मैंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे तो ऐसे आवाज आती है जैसे कोई दर्द में चिल्लाता है, और तुम इस तरह की बात पर हंस रही हो, तुम्हारे लिए मजाक है क्या? उसने कहा कि नहीं, मजाक नहीं है, और ऐसी तकलीफ किसी के लिए भी मजाक नहीं हो सकती। मेरे तो कान बंद हो जाते हैं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता। मैं उसकी यह बात सुनकर हैरान थी। यह अजीबोगरीब किस्म की बातें किया करती थी, और जब भी ऐसी बात करती
तो उसका संबंध मसाज सेंटर से ही होता। आगे पीछे यह मेरे साथ बिल्कुल ठीक ठाक बातें किया करती, कहने लगी कि मेरे कान बंद हो गए हैं और तुम भी अपने कान बंद कर लो, जब तुम्हारे कान बंद हो जाएंगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर उसने कहा कि इस बात को छोड़ दो, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता देखा है, मेरे देवर का। लेकिन पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, एक बेटा भी है। अगर तुम उससे शादी करना चाहो तो। मैंने उसे बताया कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर मैंने शादी कर ली तो मुझे हिस्सा मिलना बंद हो जाएगा। उसने कहा कि तुम्हें उस हिस्से की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा देवर भी इतने ज्यादा पैसे नहीं कमाता है, वह तो गांव में रहता है, लेकिन तुम उनको बताना ही नहीं कि तुम्हारी पहले शादी हुई है। मैंने कहा कि नहीं, मैं धोखा नहीं दे सकती। उसने कहा कि फिर तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती, इस दुनिया में रहने के लिए अपने उसूलों को बदलना पड़ता है। उसूल आपकी प्लेट में खाना बनकर नहीं आते हैं, जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत होती है, जो पेट लगा हुआ है ना साथ यह खाना मांगता है, और इसको खाना देने के लिए इंसान को कभी कभी उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती। उसने कहा कि तुम्हें भी एक दिन समझ आ जाएगी, फिक्र नहीं करो। उस औरत की तो मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही थी, यहाँ पर जो कुछ हो रहा था वह हद से ज्यादा अजीब था। इस मसाज सेंटर से जो भी औरत निकलती अजीब हाल में होती थी, उसकी चाल बदली हुई होती थी, और कभी कभी इस तरह की आवाजें आती थी कि जैसे भगवान ना करें उस औरत के साथ ना जाने कौन सा जुल्म किया जा रहा है, कि वह बहुत ज्यादा तकलीफ में है। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे देवर से शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना चाहती थी, लेकिन इससे पहले मुझे यह सब जानना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मगर मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इरादा कर लिया कि मैं जाकर पता लगाऊंगी और देखूंगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यह सब कुछ इतना आसान नहीं था, मुझे ना जाने क्यों उस औरत से अपने दिल की हर बात करने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि मेरे पास और कोई नहीं था। मैंने उसको यह भी बता दिया कि मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है, मैं जाकर पता लगाना चाहती हूँ। वह हैरान थी। उसने कहा कि बिल्कुल भी नहीं जाना। मैंने कहा कि क्यों? तो उसने कहा कि वहाँ खतरा है। मैंने कहा कि क्या मतलब? एक मसाज सेंटर में क्या खतरा हो सकता है? और अगर तुम्हें मेरी फिक्र है तो मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताती? उसने कहा कि मैं तुम्हें यह बात नहीं बता सकती क्योंकि तुमसे ज्यादा मुझे अपने बच्चों की फिक्र है, लेकिन मैं तुम्हें इतना ही कहूंगी कि तुम वहां पर मत जाना, इस नियत से तो बिल्कुल भी ना जाना कि तुम्हें पता लगाना है कि वहां पर क्या हो रहा है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन अपनी जुबान बंद रखना। आखिरी मशवरा मैं तुम्हें यही दूंगी कि तुम वहां पर बिल्कुल ही नहीं जाओ, यह अच्छी जगह नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हारी बातों से तो मैं परेशान हो गई हूं, मुझे अपना शक दूर करना है, इसलिए मैं जरूर जाऊंगी। मेरे पास कुछ पैसे भी थे, मैंने अगले ही दिन वहां पर जाने का सोच लिया था। मैं अंदर गई तो सामने एक औरत बैठी थी। मैंने कहा कि मुझे मसाज करवाना है। मुझे लगा कि वह मुझे कोई फाइल पकड़ाएगी कि आपने कौन सा मसाज करवाना है, किस तेल से करवाना है, कितनी देर के लिए करवाना है, लेकिन उसने मुझे कहा कि ठीक है, आप सामने वाले कमरे में जाएं, थोड़ी देर बाद आपको बुला लिया जाएगा। मैं तो हैरान थी कि क्या इन लोगों को यह काम नहीं आता था, और या फिर यह झूठ बोलकर यहाँ पर कुछ और ही कर रहे थे। मेरे दिलो दिमाग में सीता की बातें गूंज रही थी। उसने मुझे बहुत गंभीरता से कहा था कि तुम यहाँ पर मत जाना, यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे यह बात समझ नहीं आई थी। मैं एक कमरे में बैठ गई और मुझे वहाँ पर बैठे हुए 1 घंटा गुजर गया। ना तो कोई अंदर आ रहा था, ना ही कोई मुझे बुला रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाज बहुत करीब से आ रही थी, इसका मतलब कि मेरा अंदाजा गलत नहीं था, यह आवाजें यहीं से आया करती थी। लेकिन मुझे यह लोग यहाँ बैठाकर भूल गए थे। मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ। फिर जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि दरवाजा तो बाहर से लॉक था। यह क्या तरीका है? अगर कोई इंसान यहाँ पर मसाज करवाने आता है तो क्या उसे कैद कर देते हैं? मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मैं बहुत डर गई। मुझे उस औरत की बातें याद आने लगी कि वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन उनको क्या पता कि मैं यहाँ पर क्या करने आई थी। क्या उन्होंने मुझे कुछ कहते हुए सुन लिया था,
या मेरी शक्ल से मेरी नीयत पहचान ली थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे में हलचल हुई और दरवाज़ा खुल गया और वहां पर एक औरत आई और उन्होंने कहा कि आज मसाज सेंटर बंद है, आप वापस जाएं। मैं हैरान थी कि यूं तो दिन रात यह लोग यही काम कर रहे थे और मुझे कह रहे थे कि बंद है, आप यहां से वापस जाएं। मैंने कहा कि ठीक है और वह औरत वहां से चली गई, लेकिन मैं वहां से जाने की बजाय अंदर ही किसी कमरे में चली गई। कमरे को जब देखा तो हैरान रह गई। कमरा ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी अस्पताल का कमरा है, लेकिन शायद मसाज के कमरे भी इसी तरह के होते हैं। वहां पर भी एक बेड और लाइट की जरूरत तो रहती होगी। दूसरे कमरे में गई तो मेरा शक यकीन में बदल गया, क्योंकि यहां पर तो दवाई पड़ी हुई थी। और फिर एक कमरे में गई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसके अंदर कुछ लोग भी मौजूद थे। उन्होंने मुझे देख लिया और मैंने उनको वह काम करते देख लिया जो यहां पर हुआ करता था। मैं वहां से भाग गई जैसे मेरी मौत मेरे पीछे पड़ी हो और भागकर सीधा अपने फ्लैट में आ गई। वह लोग यही समझे कि मैं सड़क से भाग गई हूं, लेकिन मैं तो ऊपर आ गई थी और उनको पता ही नहीं था कि मैं उनके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूं। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे और मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी। क्या वह लोग मेरी जान ले लेते? क्या इसीलिए मुझे सीता ने कहा था कि वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है? मैंने यह बात सीता को बता दी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आई। मैंने कहा कि किसी को नहीं बताना कि मैं वहां पर गई थी। उसने कहा कि बेवकूफ, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि एक दफा मैंने भी इसी तरह आवाज सुनी थी और वहां पर जाकर झूठ बोल दिया था कि मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, मेरा भाई पुलिस में है। वह लोग हर महीने मुझे रिश्वत देते थे, मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे पैसे देते हैं। उनके दिए हुए पैसों से मैं अपने बच्चों की पढ़ाई करवाती हूं, लेकिन तुमने वहां जाकर वह सब कुछ देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। मैंने कहा अब मेरे साथ क्या होगा, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? उसने कहा कि नहीं, क्योंकि मेरे भाई को तो इस बारे में पता ही नहीं। अगर उसे पता चल गया तो वह अपनी कमाई में लग जाएगा और वह भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। यह लोग यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं। कोई मसाज सेंटर नहीं है, बल्कि यहाँ पर औरतों का अबॉर्शन करवाया जाता है, जो गलत तरीके से होता है। उस दिन जो लड़की तुमने देखी है, जिसके बारे में बता रही थी, क्या तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगा कि जैसे किसी अस्पताल से निकल रही है? वरना मसाज सेंटर में कोई कंबल और थर्मस लेकर क्यों आएगा? जिस खुशबू की तुम बात कर रही थी, वह खुशबू अस्पतालों से ही आती है। यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें होती हैं। यह लोग भी शहर में बैठे यह सब कुछ कर रहे हैं और सारे लोगों को रिश्वत देते हैं ताकि कोई भी इनको पकड़ ना सके। अब मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं बहुत डरी हुई थी। उसने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि यहाँ से जाओ। मैं वहाँ से चली गई और किसी और जगह पर जाकर रहने लगी। 20 दिन के बाद वह अपने देवर के साथ आई और उसने मेरी शादी अपने देवर के साथ करवा दी, जो गांव में रहता था, और अब मैं भी उस गांव में रहती हूँ। मैं वहां से बच तो गई, लेकिन वहां आज भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं खुद कमजोर थी और मेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए इस बात को यहीं छोड़ दिया और इस नतीजे पर पहुंची, अगर आप कमजोर हैं और आपके हाथ में ताकत नहीं है, तो आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकी थी, लेकिन दुआ करती हूँ कि उन लोगों के अंदर अच्छाई आ जाए और वह यह काम करना छोड़ दें और सब कुछ खत्म हो जाए। कुछ समय के बाद पता चला कि वहां पर रेड पड़ी थी। एक नया कमिश्नर आया था जिसने उन लोगों को वहां से उठा लिया था। अब वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ईश्वर हम सबको सही रास्ता दिखा और ऐसे लोगों को भी जो इस तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं, और उन बच्चियों को भी जो अपने माँ बाप की इज्जत को खराब करने से पहले एक पल भी नहीं सोचती और फिर उसके बाद उसी इज्जत को बचाने की खातिर इस तरह के काम करती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।